नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। विधानसभा के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप यहां पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। क्या है ये मामला, पहले ये समझते हैं। 3 महीने पहले यानी 23 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में 228 तदर्थ नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में गया, जिसके बाद हाईकोर्ट में इनकी याचिका को खारिज किया गया। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 3 दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। लेकिन मामला ये है कि हाई कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने एफिडेविट लगाया था कि 2001 से लेकर के 2021 तक की जो नियुक्तियां हैं वो सभी एक तरीके से उसको इलीगल बताया गया था, इर्रेगुलर बताया गया था। लेकिन सुनवाई हुई, बर्खास्त किया गया सिर्फ 2016 से 2021 तक के 228 कर्मचारियों को। ये वो एफिडेविट आप देख सकते हैं और यूकेडी ने इन कर्मचारियों को समर्थन दिया है। यूकेडी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले के ऊपर? आज का ये जो प्रदर्शन है जिसको उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना समर्थन दिया है, ये रितु खंडूड़ी जी की भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ है। मैडम ने शुरू से ही सेलेक्टिव जांच करी और सेलेक्टिव कार्रवाई की। जब मैडम की जो जांच कमेटी थी, कोटिया जांच कमेटी, उसने कहा है कि राज्य बनने से लेकर के अब तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं सबकी चयन प्रक्रिया एक है। गलत है तो सबकी है, सही है तो सबकी है। तो फिर हमारे आपत्ति इस बात पे है कि मैडम ने सिर्फ 228 भर्तियों के ही खिलाफ कार्रवाई क्यों की। जब भर्तियां निरस्त होने योग्य हैं तो सबकी होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें से लोग अपनी अपनी जगहों पे रोजगार में लगे हुए थे, अपने अपने हिसाब से काम धंधे में लगे हुए थे। कोई कहीं पुलिस की नौकरी में था, कोई कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा था, कोई अध्यापक था। जब यहाँ पे भर्तियां आई तो हर कोई इजी जॉब चाहता है। लोग जब यहाँ पे आई तो उनको यहाँ पे अच्छा अवसर दिखा होगा तो उन्होंने भर्ती हो गए। तो इनकी क्या गलती है? अगर गलती है तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने नियुक्तियां की हैं? जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उनको आप प्रमोट कर रहे हो, वो बदस्तूर अपने पदों पे हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम सही हैं तो भाई हम लोग कैसे गलत हो गए, ये लोग कैसे गलत हो गए? दूसरी बात, जो कांग्रेस के जो काल के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल कह चुके हैं कि मेरे कार्यकाल की भी जांच करो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। यशपाल आर्य कह चुके हैं कि मेरे कार्यकाल की जांच करो। तो बड़ा सवाल यह है कि रितु खंडूड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? वो किसको बचाना चाह रही हैं? क्या वो अपनी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल को बचाना चाह रही हैं? क्या वो अपने पिता भुवन चंद्र खंडूड़ी को बचाना चाह रही हैं? उनको ये बताना चाहिए। और अगर वो ये सोचती हैं कि चंद पुलिस कर्मियों को लेकर के, चंद शासन प्रशासन को लेकर के वो जनता की आवाज को दबा देगी, जनता का दमन कर देगी, अन्याय करेगी, जो मर्जी वो करेगी, तो ये हम होने नहीं देंगे। रितु खंडूड़ी को साफ समझना चाहिए कि उनके पास भले ही वो दिल्ली की वोटर हो, दिल्ली के निवासी हो, लेकिन उन्हें यहाँ की जनता ने विधायक बनाया है। रितु खंडूड़ी से यहाँ की जनता नहीं है, यहाँ की जनता से रितु खंडूड़ी है। और अगर यहाँ की जनता के साथ अन्याय होगा, अगर वो यहाँ के उत्तराखंड के बच्चों को बाहर निकाल करके और अपने पिता, अपने पति और अपने तमाम रिश्तेदारों को यूपी, पटना, बिहार से लाके यहाँ पे नौकरियां देंगी और उनको लगता है कि उनका ये जो अरमान है वो सफल होंगे, तो ये भूल जाए। कहीं से कहीं तक हम लोग ये होने नहीं देंगे। हम लोग अपने उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का भी बयान आया कि उनके विभाग में भी 72 भर्तियां बैकडोर से हुई है, लेकिन उनके ऊपर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जिन जिन विभागों में हुई है उन विभागों के मंत्रियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इसको किस नजर से देखते हैं? भेदभावपूर्ण कार्रवाई। सीधी सी बात है, वो अपने पिता को बचा रही है रितु खंडूड़ी। रितु खंडूड़ी के पिता भुवन चंद्र खंडूड़ी ने न सिर्फ विधानसभा में अवैध भर्तियां की हैं, अगर अवैध है तो उनके पिता ने भी किए, विचलन के माध्यम से किए हैं तो उनके पिता ने भी विचलन के माध्यम से किए हैं। उनके पिता ने तो नेपाल के लोगों को यहाँ पे फर्जी निवास प्रमाण पत्र बना करके भर्ती किया हुआ है खुद। एक को शिक्षा विभाग को, किसी को संस्कृति शिक्षा विभाग से, किसी को सूचना विभाग से, नेपाल के नागरिकों को यहाँ पे फर्जी कंप्यूटर से स्कैन मार्कशीट निकलवा के भर्ती किया है, बिहार के सर्टिफिकेट ला के भर्ती किए हुए। तो कार्रवाई तो उनके पिता के खिलाफ भी होनी चाहिए। पर सीधी सी बात है कि उनके अपने पिता के लोगों को बचाना है और यहाँ के बच्चों का बुरा करना है, क्योंकि खुद वो दिल्ली से हैं, उनको उत्तराखंड की जन भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। हमारा साफ कहना है कि मैडम, अगर आप लोगों को नौकरियां दे नहीं सकते तो आपको निकालने का अधिकार किसने दे दिया? और अगर आपने निकाला भी, ये किस तरीके की बदतमीजी है? जब सारे लोग, चयन प्रक्रिया एक ही है सबके भर्ती होने की, राज्य बनने से पहले से लेकर के इवन ऑफ की जो लोग यूपी से यहाँ पे आए हैं
उनकी भी चयन प्रक्रिया वही है। जो लोग राज्य बनने से लेकर के 2016 तक 2022 तक भर्ती हुए हैं, सबकी चयन प्रक्रिया एक है। तो इन 228 लोगों ने क्या भैंस खोल दी आपकी? इनके खिलाफ किस बात का दुराग्रह है? अगर मैडम सोचती हैं कि वो किसी भी बल से, किसी भी ताकत से इनके साथ बुरा करेंगे तो ये भूल जाए, हम उनके मंसूबे किसी भी हालत में पूरे नहीं होने देंगे। सर 2001 से लेकर के 2021 तक की सभी भर्तियों को अवैध बताया गया है। हालांकि सिर्फ 2016 से लेकर के 21 की जो 228 तदर्थ नियुक्तियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो क्या ये भेदभावपूर्ण जो चल रहा है पूरा? बिल्कुल, आप भी यही बात कह रहे हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर आप 2000 से लेकर 2021 तक की भर्तियां सब एक ही प्रक्रिया के तहत हुई है तो 228 के खिलाफ कार्रवाई क्यों है? और दूसरा, अगर आपका कोई भी लॉजिक है, अगर चयन प्रक्रिया एक ही है तो एक ही चयन प्रक्रिया को जब आप गलत ठहरा चुके हो, तो चाहे कोई परमानेंट हो चुका हो, चाहे कोई रिटायर हो चुका हो, चाहे कुछ भी हो चुका हो, कार्रवाई तो एक ही होनी चाहिए। तो ये सीधी सीधी सी बात है कि मैडम को लगा होगा कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। मैडम ने सोचा होगा कि वो खुदा हो गई हैं, भगवान हो गई हैं, वो जो मर्जी करेंगे तो इनके ये अरमान हम पूरे नहीं होने देंगे। ये गलत फहमियाँ अगर उनके दिमाग से हमने नहीं निकाल दी, हम भी अपने बाप से पैदा नहीं। तो बर्खास्तगी की जो लाठी है वो 2016 से लेकर के 2021 तक के कर्मियों पर ही चली है। उसके बाद, उससे पहले की जो 2001 से लेकर के 2016 तक है, 2015 तक है, माफ कीजिएगा, उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, क्या पूछा आपने? 2001 से लेकर के 2015 तक के जितने भी कर्मचारी थे उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई और 2016 से लेकर के 21 तक की जो 228 नियुक्तियां हैं उनके ऊपर कार्यवाही हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो कोटिया समिति है, कोटिया समिति ने सबको ही अवैध बताया है। तो 2016 के बाद वालों को ही क्यों निकाला गया, 2016 वालों को पहले क्यों बचा लिया गया? हम ये चाहते हैं कि एक ही नियम, एक ही सब कुछ, एक ही कलम से सब कुछ हुआ है, तो हम ही लोगों को क्यों बाहर किया गया? हम ये चाहते हैं कि न्याय करो, सबके साथ एक न्याय होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, सौतेला व्यवहार नहीं होना। जिस प्रकार से मंत्रियों के विभागों में बैकडोर एंट्रियां हुई, उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है सिर्फ आप लोगों के ऊपर हुई, क्यों? आप सभी विभागों में है, तदर्थ नियुक्तियां सभी विभागों में है। आप उत्तराखंड के किसी भी विभाग को ले लीजिए, सब में जो है तदर्थ भर्तियां लगभग हैं। ओपनल के माध्यम से हो, चाहे आपके ये पीआरडी के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, हम तो किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन जो है तदर्थ भर्तियां सभी जगह हैं, तो हम ही लोगों के साथ अन्याय क्यों किया? हम ये चाहते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर? पूरे मामले में ये कहना चाह रहे हैं हमारे साथ न्याय करें। अगर 2016 की भर्तियां से पहले की वैध हैं तो 2016 के बाद वाली भर्तियां अवैध क्यों? हमारी मांग ये है कि 2001 से ही कि पूरा न्याय करना चाहिए मैडम को, बस यही कहना चाहूँगा। पूरी न्याय होना चाहिए हमारे साथ। तो आवाज़ लगातार यही उठ रही है कि 2001 से लेकर के 2015 तक के जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी जो है उनके साथ उनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। हालांकि ये लाठी सिर्फ 2016 से लेकर के 2021 तक के जो 228 तदर्थ नियुक्तियां हैं उनके ऊपर चली। और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सर गुंदन सिंह। कौन से विभाग में थे आप? सर मैं सहायक समीक्षा अधिकारी था, मेरा पद जो था, और मैं अभी सचिव कार्यालय में अटैच था ये बर्खास्त होने से पहले। तो जिस प्रकार से 228 तदर्थ नियुक्तियों के ऊपर कार्रवाई हुई, हालांकि एफिडेविट में ये भी लिखा गया है कि 2001 से लेकर के 2021 तक की सभी जो भर्तियां हैं वो अवैध हैं एक तरीके से। और तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई? सर हमारी भी यही मांग है कि जब 2001 से, जब से राज्य गठन हुआ तब से लेकर अब तक की सभी भर्तियों की नियुक्ति में चयन प्रक्रिया जब सेम रही, तो 2016 के बाद वालों पर ही कार्रवाई क्यों हुई? जब सिर्फ एक नियमितीकरण हो जाने से क्या वो हकदार हो जाते हैं कि वो भर्ती में वो अंदर काम करते रहें और हम क्या कहते हैं बर्खास्त होने के हकदार हो गए? ये तो गलत है सर, ये तो हर कोई समझता है इस बात को। तो हमारा यही प्रश्न है कि मतलब हमको क्यों बर्खास्त किया गया, हमारी क्या गलती? तो क्या आप ये मानते हैं कि 2001 से लेकर के 2015 तक की जितनी भी नियुक्तियां थी वो भी तदर्थ थी? सर वो पहले तदर्थ रही हुई हैं, कुछ 2 साल बाद, कुछ 4 साल बाद, कुछ 5 साल बाद नियमित हुई हैं। वो धीरे धीरे नियमित 2014 में जो इससे पहले नियमित हुई वो 2014 में नियमित हुई हैं, और कुछ 2 साल में, कुछ 4 साल में। अब सर हमने 6 साल यहाँ पर काम किया, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है कि हमें नियमित नहीं किया गया। तो इसका आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि जो इससे पहले के ऊपर कार्यवाही नहीं की गई और आप ही लोगों के ऊपर जो 228 नियुक्तियां हैं उनके ऊपर? सर कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसमें राजनीतिक प्रेशर है, और सर वो इससे पहले की जो भर्तियां रही हैं वो उनके पिताजी जो थे वो मुख्यमंत्री रहे उस समय, तो कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। सर मेरा तो यही मानना है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा मोहन सिंह सर।
कौन से विभाग में थे आप कार्यरत? मैं सहायक समुच्चय अधिकारी। अधिकारी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले के ऊपर जिस प्रकार से अचानक से बर्खास्त किया गया? हमें तो न्याय चाहिए सर, बस हो गया। जो हमारे साथ ये पक्षपात हो रहा है, ये पक्षपात के लिए न्याय चाहिए हमारे को बस। तो लगातार न्याय हो रहा है सर हमारे साथ। ये तो आप देख ही रहे हैं, सब लोग रोड पर आ गए हैं, बच्चे हैं, वो हैं, सब इतनी फैमिलियां हैं, किसी के माँ बाप हैं, बीमार हुए हैं, एज निकल गई किसी की। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो अपने बीमार माँ बापों को यहाँ पे भी लाएंगे। अगर कुछ उनको होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी फिर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर लगातार 5 दिवसीय जो धरना है ये चल रहा है। अगर इसके बाद भी अगर आपको संतुष्ट नहीं किया जाता है, बहाल नहीं किया जाता है, तब आपकी क्या रणनीति है? सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज किया है सर, वो मैडम का जो स्टे है वो खारिज किया है। केस अभी हमारा विचाराधीन है अभी। वो तो मैडम का जो स्टे था उसके खिलाफ वो हमारी लड़ाई थी, वो हो रहा है। लेकिन जो हमारा मेन केस है वो तो वहीं अभी विचाराधीन है। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति ऐसी रहेगी सर, अगर जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे रात बैठना पड़े, दिन बैठना पड़े। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम ये करेंगे सर। तो लगातार जो है यहाँ पर 5 दिवसीय जो है धरना चल रहा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार विधानसभा के मैं ठीक बाहर मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है।